है, जैसे हमारे लाखन सिंह जी हैं आदरणीय, कपूर सिंह जी हैं, मनीष यादव जी चंदला से चल के आए हैं, रविंद्र यादव जी हैं, आकाश अंकुश जी हैं, अनिल जी गिलोहा से आए हैं, शिवकांत जी हैं, रंजीत जी हैं, हरनाम जी हैं, अभिषेक जी हैं, प्रहलाद जी हैं और युवा साथी गुरु जी प्रमोद यादव चंदला जी चंदला से, उदय जी, ब्रजपाल जी, राघवेंद्र जी, अमोल जी, विकेंद्र जी, विपिन जी, देवी सिंह जी, हरि यादव जी, सोनेलाल कुशवाहा जी और अरिमर्दन जी और संपूर्ण आपका ग्राम पीरा समाज राजनगर विधानसभा, सभी लोगों का मैं आभारी हूं कि मुझे यहां आज अवसर दिया। आप लोगों ने अपने बीच में और अपनी बात रखने का यह मौका दिया। और सबसे विशेष बात है जो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि यह अवसर जो मुझे मिला आपने दिया, लेकिन यह विशेष अवसर मुझे मिला क्योंकि मैं समाजवादी सिपाही हूं। मैं माननीय अखिलेश यादव जी का सिपाही बन के काम कर रहा हूं और उन्होंने संदेश दिया कि जो भी व्यक्ति लाल टोपी पहन करके काम कर रहा है वो मेरी जगह काम कर रहा है, अखिलेश यादव बन के काम कर रहा है। तो मेरे अंदर में ऊर्जा आ गई कि मैं कहीं ना कहीं मैं उनके सिपाही बन के काम कर रहा हूं और हर छोटी जगह और बड़ी जगह जाने का प्रयास कर रहा हूं। तो उसी गर्व के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मेरा मनोबल उस मनोबल को और आगे बढ़ाने का काम आप लोगों ने किया। जिस तरीके से आपके ग्राम में आप लोगों ने घुमाया और सब ग्रामवासियों ने स्वागत किया, तो मेरे लिए बड़ा आत्मीय पल रहा और मैं आप सब लोगों का आभारी हूं कि आप लोगों ने अवसर दिया, मौका दिया और लगातार हम लोग समाजवादी अब आते रहेंगे। जैसा कि हरिमर्दन भाई की शिकायत थी और भी युवा साथियों की शिकायत थी कि आप पार्टी के लोग नहीं आते हैं, वो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हर जगह जाना संभव नहीं होता। हम छोटे सिपाही, छोटे कार्यकर्ता आपके पास आते रहेंगे। जब भी आप मौका देंगे, जब भी आप अवसर देंगे, हम लोग जरूर आते रहेंगे। हमारी आप लोगों से विनती ये है, मैं आपसे नहीं कहता कि आप समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, समाजवादी पार्टी से जुड़ जाइए, लेकिन आप अच्छे बुरे की पहचान तो कीजिए। चुनाव आता है, किसानों की बात होती है, गांव की बात होती है, रोजगार की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, दवाई की बात होती है, इलाज की बात होती है। चुनाव चला गया, 1.5 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, विधानसभा भी निकल गया, लोकसभा भी निकल गया। कितनी बात पूरी हुई? जब गांव में आके वादे करते हो तो गांव के विकास की बात करो, शहर में जाते हो तो शहर की बात करते हो, शहर वालों का सारा विकास हो जाता है, गांव का क्यों नहीं होता? यहाँ जो हमारे बीच में प्रतिभाएं हैं यही क्यों खत्म हो जाती है? क्यों 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं तक पढ़ पाते, उसके बाद आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? या जैसे तैसे संघर्ष करके अगर हम लोग आगे जाके पढ़ लेते हैं तो हमें आगे जाके रोजगार क्यों नहीं मिलता, सही दिशा क्यों नहीं मिलती? ये क्यों नहीं बताते? जो लोग विधायक बन के जाते हैं, जो लोग सांसद बन के जाते हैं, क्या केवल ठगने का काम करेंगे हमको? आज आपके क्षेत्र को बाहरी होने के नाते मुरैना निवासी बीडी शर्मा जी आकर के यहाँ से वोट लेके चले गए, सांसद बन गए, आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने हुए प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सबसे पहले ये बताओ, स्थानीय को रोजगार देने की बात करते हैं, स्थानीय को टिकट क्यों नहीं दिया? क्यों मुरैना में आदमी को खिलवाए लोगों से टिकट दिया? अगर आप स्थानीय को हक देना चाहते तो स्थानीय प्रत्याशी देती भारतीय जनता पार्टी, तब बात करती। मुरैना से चुन करके आपने बीडी शर्मा जी को यहाँ चुना और प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। क्यों प्रदेश अध्यक्ष तुम खजुराहो का आदमी नहीं बना, राजनगर विधानसभा का आदमी नहीं बना? क्यों प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हो? क्यों नहीं देना चाहते? आप कारण समझ लीजिए, क्योंकि आप पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, आप पिछड़ा क्षेत्र से आते हैं, ये आपको पिछड़ा रहना देना चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग का रहना देना चाहते हैं। ये आपको अगली भूमिका में कभी नहीं लाएंगे, क्योंकि आप अगड़े हो जाएंगे तो अपने लोगों को अधिकार देने लगेंगे, उनके अधिकार की बात करने लगेंगे। तो ये नहीं चाहते कि ना आपके अधिकार की बात हो, ना अधिकार देने का काम हो। आप हमेशा पिछड़ा वर्ग में रहें और पिछड़े क्षेत्र में रहें, पिछड़ा बन के रहें। आपके 1900 वोटर में यादव भी हैं, कुशवाहा भी हैं और भी लोग हैं। क्या किसी एक का विकास होता है? सभी का विकास होता हुआ है। आप विकास की बात करते हो तो बात करो ना हर गांव की। ये 1900 तो केवल मैं वोटर की संख्या बता रहा हूं। ये जो हमारे छोटा बच्चे हैं, जो अभी आगे का भविष्य है, मैं नाम लेना चाहूंगा प्रवीण का। छोटा है अभी उम्र में, लेकिन मोबाइल आप सब लोगों में बड़ों से 23 में बहुत अच्छा चला लेता होगा। आप सीखेंगे उससे। ये प्रतिभा खत्म हो जाएगी यही गाँव में। ये शहर के लोग इतना अच्छा मोबाइल नहीं चला पाते होंगे जितना ये छोटा बच्चा चलाता है। 10 साल का भी बड़ी मुश्किल से होगा। तो इसको जो और आगे जरूरत थी
कंप्यूटर की जरूरत है। हम आज सत्ता में नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने प्रतिभाओं को लैपटॉप देने का काम किया। आज विपक्ष में रहते हुए भी, सत्ता में नहीं है तब भी, और जब हम सत्ता में थे तो हमने लाखों लैपटॉप बांट दिए, उन प्रतिभाओं को बांट दिए कि लैपटॉप टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चे हमारे आगे बढ़े। गांव गांव तक लैपटॉप बांटा, लेकिन हमारे ऊपर क्या आरोप लगा दिया कि इन्होंने जितना भी विकास किया यादव और मुसलमानों का किया है। तो मैं बताना चाहूंगा, हमने 6 करोड़ पौधे लगाए। एक संस्था है गिनीज बुक, एक किताब है गिनीज बुक, और वो संस्था है गिनीज बुक जो वह सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने का काम करती है कि दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ काम हुए हो उनका रिकॉर्ड रखने का काम करती है। तो उन्होंने जब माननीय अखिलेश यादव जी ने मात्र 24 घंटे के अंदर लाखों पौधे लगा दिए, उसने गिनीज बुक में नाम दर्ज किया। उन पौधों से जो ऑक्सीजन निकलेगी, जो वातावरण दूषित होने से बचेगा, क्यों क्या वो केवल यादव और मुसलमानों का बचेगा? संपूर्ण समाज का बचेगा, पूरे भारतवर्ष का बचेगा, दुनिया का बचेगा। तो ये विकासशील सोच हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की थी, जिसको छोटे से में बांटने का काम कर दिया यादव और मुसलमानों तक। क्या यादव जाति के लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बांटने का काम करते हैं, अपने आप को केवल संकुचित मानसिकता से बांटने का काम करते हैं? क्या यादव केवल दूध देने का अगर काम करते हैं तो क्या केवल यादवों के यहाँ देते हैं? संपूर्ण समाज में देते हैं। हमारे बीच में भगवान कृष्ण हुए तो क्या पूजने का काम केवल यादवों ने किया? संपूर्ण विश्व से भगवान कृष्ण को पूजता है। ये बंटवारा करने का काम उन्हीं लोगों ने किया जो शुरू से ही बंटवारा करने का काम करते हैं, जो मनुवादी सोच रखते हैं, जो मनुस्मृति को मानते हैं कि कर्म से नहीं जन्म से आदमी महान होता है। और हम लोग कर्मवीर लोग, हम काम करने वाले लोग, हम कर्म से महान हैं। हम किसी का शोषण नहीं करते, हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अगर कहीं कोई एक यादव खड़ा होगा और अन्याय हो रहा होगा तो वो आवाज उठाएगा, ये यादवों की पहचान है। और जब वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको गुंडा बता दिया जाता है कि वो गुंडागर्दी कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसको चुप कराना है कैसे भी। हमारे कुशवाहा भाई जब काम पे निकलते हैं और आज सक्षम हो रहे हैं और यादव उनको साथ दे रहा है, तो उनको लड़ाने का काम करेंगे कि कुशवाहा जी आपका सारा हक तो यादवों ने छीन लिया है। क्योंकि हमारे कुशवाहा भाई और यादव भाई आज एक साथ चल रहे हैं, हमारे लोधी भाई साथ पे चल रहे हैं, हमारे कुर्मी भाई साथ पे चल रहे हैं, अन्य पिछड़े वर्ग की सारी जातियां एक हो रही हैं, जो शोषित वंचित है वो सब एक साथ हो रहे हैं। तो ये घबरा रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम पिछड़े रहें, हम पिछड़े क्षेत्र में रहे, पिछड़े वर्ग में रहे, कभी हम आगे ना बढ़े, कभी हम अगड़े नहीं बढ़े। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जैसा नेतृत्व कभी आगे ना बढ़े, इसीलिए उनकी छवि खराब करने के लिए सारी बातें करते हैं कि जब अधिकार देने की बात आती है तो केवल ये जाति और धर्म में बांट देते हैं। इन्होंने आखिरी वक्त में जो मौत होती है आदमी को, उसमें भी बांट दिया, शमशान और कब्रिस्तान में बांट दिया, बिजली आती है उसको भी ईद और दिवाली में बांट दिया। ये बांटने वाले लोग कभी आपको हक अधिकार नहीं देंगे, आपके बच्चों को हक अधिकार नहीं देंगे। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जब भी आपकी अगली पीढ़ी आपके ऊपर देखे और याद करे कि मेरे दादाजी कैसे थे, मेरे पिताजी कैसे थे, तो वो गर्व करे कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी, ना कि वो उनको जलील करने का काम करे कि आज हमारे साथ जो शोषण हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि हमारे पिछले दादाजी और पिताजी ने अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। तो आपको अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों में रहना है। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने आवाज उठाई थी, इसीलिए आज हम इतने सक्षम हो गए कि आज खुले में चौड़े में हम मीटिंग कर पा रहे हैं, बात रख पा रहे हैं, आज मोबाइल रख पा रहे हैं, शिक्षा को रख पा रहे हैं। नहीं तो हम पिछड़े ही रह जाते। और आज हम थोड़ा सा खड़ा हो रहे हैं तो हमें फिर रोका जा रहा है, और हमें हमारी आवाज बुलंदी से उठानी है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है। और हमारे बीच में किसी के भी साथ अन्याय होता है तो उसके लिए आवाज उठानी है, अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण विधानसभा, संपूर्ण ग्राम के लिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने आप ही सबके सामने आ जाएंगे। आज प्रचार प्रसार का जमाना है, प्रचार प्रसार के सारे माध्यम जो है वो कुछ वर्ग विशेष के लोगों के पास है। मैं आपको बांटने का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको जगाने का काम कर रहा हूँ, केवल आगाह करने का काम। क्यों है केवल वर्ग विशेष के पास? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छी पढ़ाई दी। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कीजिए, शिक्षित करने का काम कीजिए।
और जब आप वोट देने का काम करें तो उनसे सवाल कीजिए कि जो पिछले 5 साल में तुम हमारे वोट से राज कर रहे थे, हमारे बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं मिली? क्यों हमें हमारा खेत बेचना पड़ा जब हमें बच्चे को इंजीनियर बनाना था? क्यों हमारे बच्चे के लिए हमें खेत बेचना पड़ा जब हमें उसकी शादी करनी थी? क्यों हमारे बच्चे के लिए हमें खेत बेचना पड़ा जब हमें उसके इलाज की जरूरत थी, या हमारे बुजुर्गों की किसी इलाज की जरूरत थी तो हमें खेत बेच के इलाज करना पड़ा? क्यों ये व्यवस्था मुफ्त में नहीं मिल पाई जिसके लिए तुमने हमसे वोट लिया था? ये हमारा अधिकार था, मूल अधिकार था। आज अमेरिका में अगर किसी एक व्यक्ति की भी मौत हो जाती है तो सरकार जिम्मेदार होती है, और हमारे यहाँ पे ये कोरोना महामारी में जाने वाले के मर गए कोई हिसाब किताब नहीं देने वाला। इस बीमारी से हम अपने घर में ही कैद हो गए। आज हम विवाह करना चाहते हैं तो साहब सीमित लोगों के साथ करो। आज हमारे बच्चों की शिक्षा ये सारे स्कूल कॉलेज बंद है, उसका जिम्मेदार कौन है? यही लोग थे जिन्हें सही समय पर इस बीमारी को रोकना था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी संसद में बोला था 5 मार्च को, क्या इस बीमारी को रोकने के लिए आपने क्या तैयारी करके रखी है? तब सरकार बड़े यादव जी ने कहा था बीमारी को आप नहीं सकते, अगर हवाई जहाज के माध्यम से आ गई करके कैद कर दिया लॉकडाउन के नाम पे। और आज लॉकडाउन खोलने का काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव आ गया, इनको चुनाव लड़ना है, इनको वापस अपने रहना है, इनको कोई मतलब नहीं आपके जीवन से। इनको मतलब है आपके पति दोस्तों से, जो अडानी है, जो अंबानी है, अडानी है, अंबानी है, बिरला है, टाटा है। आज सारी मोबाइल की कंपनी बंद हो रही है, सरकारी बीएसएनएल कंपनी बंद हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे दोस्त का जियो मोबाइल चलना चाहिए, मेरे दोस्त का जियो मोबाइल चलना चाहिए, उसमें मेरी फोटो आनी चाहिए, और जब आवाज उठा 500 रुपए का दंड लगे। मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना हल्का हो गया कि उसके नाम का विज्ञापन हो, और जब जुर्माना की बात होगी किसी ने देश के प्रधानमंत्री का स्थान गलत प्रचार में, तो जुर्माना केवल 500 रुपए का हो। ऐसी कंपनी बिक जानी चाहिए जो फर्जी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम इस्तेमाल करे या फोटो इस्तेमाल करे। लेकिन इन पूंजीपतियों की सत्ता में पूंजीपति पल सकते हैं, इनको पाला पोसा जा सकता है, लेकिन आपके बच्चों को पाला पोसा नहीं जा सकता। उनका शोषण किया जाएगा, उनको मरने पर मजबूर कर दिया जाएगा, नई पीढ़ी को गड्ढा खोद कर मार दिया जाएगा, लेकिन आपके उज्जवल भविष्य की कभी कामना नहीं की जाएगी। आज रेल प्राइवेट की जा रही है, रेल प्राइवेट की जा रही है। जो हमारे बच्चे बड़ी मुश्किल से रेल के माध्यम से पढ़ने जा रहे थे, जो हमारे बुजुर्ग बड़ी मुश्किल से कुछ कारोबार कर पा रहे थे, हमारे गांव का विकास कर पा रहे थे, उसको आप निजीकरण करके वापस से इन पूंजीपतियों के पास जा रहे हो। आप बताओ, आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, आपका इलाज हो पाता है, कुछ कह पाते हो, थोड़ा बहुत मुफ्त में दवाई मिल जाती है, पर निजी अस्पताल में जाते हो तो घुसते ही सबसे पहले पैसे जमा करना पड़ता है, तब डॉक्टर देखता है, उसके बाद दवाई के लिए अलग से पैसे देता है, टेस्ट के लिए अलग से पैसे मांगता है, तब आप इलाज पाते हो। ऐसे ही जब ट्रेन में आप सफर करोगे तो घुसने के पहले 100 रुपए देने होंगे, फिर ट्रेन का टिकट लेना पड़ेगा, फिर ट्रेन के अंदर घुसने के अलग पैसे देने पड़ेंगे, उतरने के अलग पैसे देने पड़ेंगे। जो आज हमारा अधिकार था, जो सस्ती रेल की सेवा मिल रही थी, जो हमारे पुराने लोगों ने आज तक लेकर के आए थे, ये महंगी ट्रेनें चलाएंगे तो क्या हम लोग सक्षम है महंगी ट्रेनें चलाएंगे? हम पैसे लेकर बड़ी मुश्किल तुम्हारे पूंजी जवाब तो उस बात का हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने
23 महीने में ऐसी रोड चला करके दिखाई, उस रोड में बड़ी बड़ी मंडियां लेकर के आए ताकि किसान शहर तक न जाए, उस रोड पे आकर के अपनी उपज को सही समय पे बेच सके, सही दाम मिल सके, उसका ट्रांसपोर्टेशन में जो सामान ले जाने में पैसा खर्च होता है वो बच सके, उसका बच्चा सुरक्षित रह सके, ताकि जो बड़ी रोडों में चल के खत्म हो जाता है उसकी जान की कीमत हो, उसका सुरक्षित जीवन हो, उसका व्यवस्थित जीवन हो। 23 महीने में ऐसी सड़क देने का काम किया उत्तर प्रदेश में। लड़ाकू विमान उतरे ताकि आपदा के समय में ये राष्ट्रवादी होने की सरकार का दावा करती है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसी सड़क बना के दी जिसमें आपदा के समय, युद्ध के समय में फाइटर प्लेन उतर सके, लड़ाकू विमान उतर सके और हमारा देश सुरक्षित रह सके। माननीय मुलायम सिंह जी ने फौज में जो हमारा आदमी मर जाता था, हमारा नौजवान मर जाता था, शहीद हो जाता था, उसकी पार्थिव शरीर घर नहीं आता था, टोपी आ जाती थी, एक पत्र आ जाता था, लेकिन माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह जी ने रक्षा मंत्री होते हुए निर्णय लिया कि कैसे भी हमारे वीर शहीदों का पार्थिव शरीर उसके गांव में, उसके लोगों के बीच पहुंचना चाहिए। तभी आप देखते होंगे आज वीर शहीदों का घर, शहीद पार्थिव शरीर घर घर पहुंच पाता है, हम उन्हें श्रद्धांजलि दे पाते, सम्मान दे पाते उनकी शहादत को। इन लोगों ने तो कारगिल युद्ध में ताबूत बेचने का काम किया था, और अभी आपने सुना होगा पुलवामा हमला हुआ जिसमें लोकसभा चुनाव जीत गए, उसकी जांच की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। कैसे भारत के अंदर इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, उसका हिसाब तो कौन देगा? क्या विपक्ष में बैठे हुए हम लोग देंगे कि सत्ता में बैठे हुए तुम लोग दोगे? अरे मोदी जी, आपने प्रधानमंत्री पद को इतना हल्का कर दिया, इतना हल्का कर दिया है कि हम सम्मान कैसे दे पाए आपको? हमें लूटने का काम किया है। वोट देते समय कहते थे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नोटबंदी देते हुए कहते थे वोट भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हमने हर चीज में साथ दिया कि ठीक है, अगर नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म होता है कर दीजिए। 60 दिन का समय मांगा, 60 दिन दे दिया, उसके बाद आज तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। आप बताओ भ्रष्टाचार खत्म हुआ है कि नहीं हुआ? एक आवाज में बताओ। तो फिर जिम्मेदार कौन है? फिर क्यों सत्ता में वापस आ गए? तुम झूठे वादे करते हो, लाल किले से बोलते हो फलाने गांव तक बिजली पहुंचा दी, जब देखने जाते हैं तो उस गांव तक बिजली नहीं पहुंच पाती है। आज भी मैं अभी आप लोगों के बीच में बैठा हूं, 3 बार बिजली चली गई, जबकि हमारे प्रदेश में ज्यादा बिजली हम दूसरे प्रदेशों को बिजली बेच रहे हैं। ये बेचने का काम शिवराज सरकार कर रही है, तो हमारे बीच पेट काट के कर रही है। क्यों हमारी बिजली हमको नहीं मिल पा रही जब तुम्हारे पास ज्यादा बिजली है? इतना बड़ा प्रदेश है, क्यों नहीं बिजली दे रहे हो? तुम हर चीज बेचने का काम करोगे। तो जवाब आप लोगों को देना है जब ये लोग अब दोबारा आएंगे। अब पंचायत चुनाव आएंगे, नगर निगम नगर पालिका के चुनाव आएंगे, जनपद सदस्य के चुनाव आएंगे। आप लोगों को समय पूछना है, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं आए थे अभी आपके क्षेत्र में, बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के खजुराहो लोकसभा के सांसद, आपको पूछना है रोक करके कि भ्रमण मत करो, योजना बताओ, उस खजुराहो को क्या दे के जा रहे हो, क्या दिया अभी तक? 1 साल से ऊपर हो गया, माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या लेकर के आए खजुराहो के लिए? क्यों हम पिछड़ों में कहलाते हैं कि ये क्षेत्र पिछड़ा है? कब कहलाएगा ये अगड़ा? तुम फिर अपनी सीट बदल दोगे, फिर दूसरा भाजपा से कोई आ जाएगा, हम हमेशा पूछते रह जाएंगे और तुम भागते रह जाओगे। कब तक ये भागा दौड़ी लुका छुपी चलती रहेगी? ये जवाब मांगिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये 5 साल पूरे मत होने दीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा इस्तीफा दे दो। नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दो, दोबारा चुनाव कराओ, हम उसको चुनेंगे जो हमारे वादे पूरे कर सकता होगा। अपने बीच में से चुनिएगा जो खजुराहो लोकसभा में रहता हो, मुरैना लोकसभा में ना रहता हो। स्थानीय व्यवहारियों में झगड़ा करा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों का मध्य प्रदेश के संसाधनों पे हक नहीं होगा। आप बताओ, देश को बांटने का काम कर दिया इन लोगों ने कि उत्तर प्रदेश अलग हो गया, मध्य प्रदेश अलग हो गया। और तुम तो बातें करते थे कि हम कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पूरा भारत एक करेंगे, धारा 370 हटाने की बात करते थे। तो फिर ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को बांटने का काम कैसे हो गया? अन्य प्रदेशों को मध्य प्रदेश को बांटने का काम कैसे हो गया? बड़ी बड़ी नदियां जब बंटवारा नहीं कर रही, तुम क्यों बांटने का काम कर रहे हो? संसाधनों में सबका हक अधिकार है। हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग जिस भाईचारे के साथ रहते हैं, अपने आप में एक उदाहरण है कि आपका ये जो खजुराहो लोकसभा का क्षेत्र लगा हुआ है, ये अपने आप में उदाहरण है कि लगता ही नहीं कि कब उत्तर प्रदेश में पहुंच गए और कब मध्य प्रदेश में पहुंच गए। ये इनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए जो बंटवारा करना चाह रहे हैं।
आप ऐसे अच्छे संसाधन दीजिए। आपको कंपटीशन करना है, प्रतिस्पर्धा करनी है तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार से कीजिए। जो उनकी योजनाएं थी, जो उनके काम थे, उनको यहाँ लागू कीजिए। बांटिए लाखों के लैपटॉप बच्चों को, युवाओं को। लगाइए लाखों पेड़, बनाइए ऐसी सड़क, बनाइए ऐसे मकान नहीं आया जैसे हम लोगों ने दिए उत्तर प्रदेश में, जिसमें हम रह सके। सोलर ऊर्जा के माध्यम से हमने लाइट देने का काम किया जिसका बिल नहीं आएगा। ऐसी ऊर्जा देने का काम कीजिए, ऐसे युवाओं को नेतृत्व देने का काम कीजिए जैसे मुझ जैसे छोटे सिपाही को समाजवादियों ने नेतृत्व देने का काम किया। हम जैसे लोगों को नेतृत्व देने का काम कीजिए, युवाओं को देने का काम कीजिए। ये युवाओं का देश है और बुजुर्गों से हमें आशीर्वाद दिलाइए। ठगने का काम मत कीजिए, तो हम मानेंगे कि हाँ, हमारे प्रदेश की सरकार कुछ काम कर रही है। हम पार्टी में बटेंगे नहीं, हम आपका सहयोग करेंगे क्योंकि हम मध्य प्रदेश का विकास चाहते हैं, हम अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं। लेकिन तुम बेईमानी करोगे, चोरी करोगे तो हम आवाज उठाएंगे। हम समाजवादी सिपाही खड़े रहेंगे क्योंकि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जहाँ न्याय हो रहा होगा वह हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन अगर अन्याय हो रहा होगा, हम संख्या बल में कम हो सकते लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। हम आवाज उठाएंगे और आपके हर उस जगह पर रोड़ा उठाएंगे जहाँ अन्याय करने का आप काम करोगे, चाहे वो भ्रष्टाचार के झूठे वादे हों या अन्य बातें हों। तो आदरणीय साथियों, मैं आप लोगों का पूरा बहुत बहुत आभारी हूँ। युवा साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बुजुर्गों का बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे सम्मान दिया। और आप जो भी समाजवादी पार्टी का सिपाही आएगा, माननीय अखिलेश यादव जी का सिपाही बनकर आएगा, आप उसको यही मान सम्मान देते रहेंगे। और मेरा आपसे फिर आखिरी में अंतिम में वही निवेदन है, अपने वोट की ताकत को समझिएगा, अपनी वोट की ताकत को समझिएगा। और जब वोट डालने जाएं अपने बच्चों के ऊपर देख के जाइएगा कि इनका भविष्य चुनने जा रहे हैं आप। जो व्यक्ति चुनने जा रहे हैं वो इतना योग्य है या नहीं है, वो पार्टी इतनी योग्य है या नहीं है। आप मत दीजिएगा समाजवादी पार्टी को वोट, लेकिन जिसको भी वोट दीजिएगा चुनते समय जरूर देखिएगा और पिछले वाले से सवाल जरूर पूछिएगा कि पहले हिसाब किताब दे जाओ तब नया वोट मांगने आना। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। पुनः आपके बीच आने का मौका